बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 29 इकसात सुन चुके हैं। आपके इस 30 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक लाजमन किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाजमन शेयर किया कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने आराज़ से हमें मुतल्ला लाजमन किया कीजिए। यहाँ जा बजा मशीनरी मौजूद थी और इनकी हिफाजत के लिए रोशनी का भी माकूल इंतजाम था, मगर कोई चौकीदार नजर नहीं आ रहा था। अगर वो था तो फायरिंग की आवाज पर कहीं दुबक गया था। ऐसे में सामने आना यकीन अक्लमंदी ना होती। ताज की तरफ से खतरा नहीं रहा था। हुमैरा का दुपट्टा नहीं था और उसका डॉक्टर वाला कोट भी गायब था, इसलिए वो जरा शर्मा रही थी और कोशिश कर रही थी कि मेरी आड़ में रहे। मैंने पूछा, तुम इतनी आसानी से साइमा के साथ कैसे चली गई? क्योंकि उसने मेरी तसली से पिस्तौल लगा रखी थी। वो खफगी से बोली। मैं कैसे इनकार कर सकती थी? वैसे आपको कैसे पता चला कि उसका नाम साइमा है? क्योंकि वो हमारे हाथ लगी थी और उसी ने इस जगह की निशानदही की, वरना मुझे या किसी को कैसे पता चलता कि तुम कहाँ हो? आपके हाथ कैसे आई? यह लंबी कहानी है, जरा आराम से सुनाऊंगा। मैंने कहा, अभी तो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाकर सबसे पहले शादाब को देखने अस्पताल जाना है। वो परेशान हो गई। शादाब भाई को क्या हुआ? मैंने उसे मुख्तसरन बताया कि शादाब के साथ क्या हुआ था। ये भी मेरे दुश्मनों का कारनामा है। मैंने कहा, वो मेरे नज़दीक मौजूद हर फर्द को निशाना बना रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ अब तुम मुझसे दूर रहो। उसने फौरन इनकार कर दिया। कोई फायदा नहीं है, वो आपके और मेरे ताल्लुक के बारे में जान गए हैं और मैं महफूज नहीं रहूंगी। ओके, फिलहाल तुम घर में रहो और अस्पताल से छुट्टी कर लो। जाहिर है अभी तो मैं जा भी नहीं सकती हूँ। अमजद साहब ने तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अगर तुम बयान दो कि तुम्हें इस कोठी में कैद किया गया था और फिर वहां किसी ने हमला किया और तुम्हें भाग निकलने का मौका मिल गया, तो फिरोज गौहर शाम मुश्किल में पड़ जाएगा। ये उसी की कोठी है। हुमैरा ने सर हिलाया। अच्छा ख्याल है, क्योंकि वहां इतनी मारा मारी हुई है तो पुलिस केस तो लाजमी बनेगा। मैं पप्पा से यही कहूंगी। अगरचे मुझे उम्मीद कम थी कि अमजद साहब गौहर शाह जैसे ताकतवर आदमी से टकराने की कोशिश करेंगे। वो कारोबारी आदमी थे और ऐसे लोग दुश्मनियां पालने से गुरेजी किया करते हैं, मगर हो सकता था कि वो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ही दे। आखिर मामला उनकी अकलौती बेटी का था। तारिक ने आवाज दी तो हम चौंके। ये गाड़ी आ रही है। खुमैरा आगे बढ़ी। उसने नर्वस लहजे में पूछा, मुझे क्या करना है? तुम सड़क तक जाओ और गाड़ी रोकने की कोशिश करो। अगर वो रुक गई और ड्राइवर नीचे उतर आया तो हम भी आ जाएंगे। तो क्या आप उससे गाड़ी? बीबी वक्त नहीं है, जाओ। तारिक ने उसे सड़क की तरफ धकेला। वो निकल जाएगा इस गुफ्तगू में। बादल ख्वास्ता हुमैरा आगे बढ़ी और उसने हाथ के इशारे से सामने से आने वाली लग्जरी कार को रुकने का इशारा किया। रात के 1:30 बजे किसी परेशान हाल और नामुकम्मल लिबास में किसी हसीन लड़की को देखकर अगर कार न रुकती तो मुझे हैरत होती। कार फौरन रुक गई और इससे एक आधेड़ उम्र आदमी निकला। इसकी चाल और लहजा बता रहा था कि वो नशे में है। कौन हो तुम? उफ, तुम तो जल परी लग रही हो। पता नहीं उसे हुमैरा जल परी क्यों लग रही थी। हालांकि ना तो उसकी मछली जैसी दुम थी और ना ही वहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान था। मगर जब 3 मर्दों ने उसे घेरा तो उसका नशा हिरन हो गया। कौन हो तुम? डाकू? जरूरतमंद। तारिक ने कार के खुले दरवाजे से अंदर झांका और हमें इशारा किया। हम सब कार में घुस गए। मैं आगे बैठना चाह रहा था मगर हुमैरा ने हाथ पकड़कर इशारा किया। अगर मैं आगे बैठता तो उसे सरफराज के साथ बैठना पड़ता और वो इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मैं उसके साथ पिछली सीट पर आ गया। सरफराज फ्रंट सीट पर आ गया। शराबी ड्राइवर की सीटी तो हमारा असलिहा देखकर ही गुम हो गई थी और वो दम बखुद सा खड़ा था। उसे मुजाहमत करने या शोर मचाने की कोशिश नहीं की थी। तारक उसकी तरफ आया। पुलिस में रिपोर्ट कराने की हमाकत मत करना। इस कार की डुप्लीकेट चाबी है। अभी तो ली है, डुप्लीकेट कहां से होगी? उसे रो देने वाला लहजा में कहा। डुप्लीकेट भी 30,000 से ऊपर की मिलेगी। अपना मोबाइल नंबर दे दो, कल मैं बता दूंगा कि कहां से उठाता है। चाबी आसपास कहीं छुपा दूंगा। उसने सर्द आह भर कर सर हिलाया और अपना मोबाइल नंबर नोट करा दिया। तारक ड्राइविंग सीट पर आया और उसने कार आगे बढ़ा दी थी। जहां से आए थे उसके पास से होते हुए मेन रोड पर आए। रास्ते में हमें पहले हुमैरा को ड्रॉप करना था। मैंने उसे कहा, तुम अपने पापा को क्या बताओगी? उसने चेक कर कहा, यही कि आपने जान पर खेल कर मुझे वहां से निकाल लिया। बिल्कुल भी नहीं, मैंने और तारक ने बैक वक्त कहा। फिर तारिक बोला, स्टोरी में हमारा नाम बिल्कुल ना है। मैं पापा से नहीं छुपा सकती। छुपा सकती हो, तारिक ने कहा। तुमने नाम लिया तो हम और खास तौर से डॉक्टर साहब मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर मैं क्या कहूं? वही जो पुलिस रिपोर्ट में लिखवाया जाएगा। किसी दूसरे मुसल्लह गिरोह ने वहां हमला किया और मारामारी की।
तुम्हें मौका मिला तो तुम निकल भागी और फिर सड़क पर तुम्हें एक फैमिली ने लिफ्ट थी और घर के पास उतार कर चली गई। इन्होंने अपना नाम पता बताना मुनासिब नहीं समझा। यह तो बहुत सादा सी कहानी है। पापा ने सवाल किए तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, और वैसे भी पापा मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम बदहवास बन जाना, हिस्टीरिया की अदाकारी करना, तो यकीनन पापा सवालों जवाब करने की बजाय तुम्हारी फिक्र करेंगे। तारिक के मशवरे हुमैरा के दिल को नहीं लगे थे। इसने कहा मैं कुछ कर लूंगी, आप बेफिक्र रहिए, आपका नाम नहीं आएगा। अगर तुम अमजद साहब को कायल कर सकती हो तो वो मेरा नाम आगे ना करें तो बेशक उन्हें बता देना। मैंने कहा तो हुमैरा जरा सुस्त अंदाज में बोली, मैं देख लूंगी। गज्जू मट्टा की तरफ जाने वाली फिरोजपुर रोड पर आते ही तारिक ने सरफराज से कहा कि उतर जा और सीधा घर जा। अगर कोई खतरा महसूस हो तो फौरन भाग जाना और जैफ से राब्ते में रहना। तुम्हारी रकम मेरे पास महफूज है। हुमैरा ने उसे तसल्ली दी तो वो बुझे हुए अंदाज में कार से उतर गया। तारिक ने उससे उसका पिस्तौल वापस नहीं लिया था, मगर जो उसने असलहे से निकाला था वो उससे जरूर ले लिया था। इसके उतरते तारिक ने कार आगे बढ़ा दी। मैंने उसे कहा तुमने अब तक सरफराज पर एतमाद नहीं किया है। इस पर है, उसके किरदार पर नहीं है। तारिक ने जवाब दिया, क्या मतलब? वो एक घटिया दर्जे का और मुजरम ज़हन का शख्स है। अगर हमारे साथ मुखलिस भी है तो किसी मुसीबत में पड़ते ही वो ये बात फरामोश कर देगा और अपनी जान बचाने के लिए हमें मरवाना पड़े तो इसे दुरेग नहीं करेगा। तो उसे अपने बारे में कम से कम बताओ। गौर करने पर मुझे तारिक की बात ठीक लगी। सरफराज ने इस मुहिम में हमारा साथ दिया था और ताज पर अकब से गोली चलाकर उसने एक तरह से हमारी जान भी बचाई थी, मगर इसके बदले में हम उस पर मुकम्मल एतमाद नहीं कर सकते थे। वैसे भी उसका साथ रकम मिलने तक था, इसके बाद वो खुद गायब हो जाता। कुछ देर बाद हम मॉडल टाउन के पास थे। मैं तारिक की रहनुमाई करने लगा। जब हम हुमैरा के घर के पास पहुंचे तो मैंने उससे कहा, तुम्हारा घर करीब है? हाँ। वो चौंकी, उसकी आंखें भारी हो रही थी। मैंने उसका हाथ थामा तो वो भी गर्म था। आवाज निकालकर उसने दोबारा सीट से सर टिका लिया। इसकी तबीयत खराब हो रही थी और बदन जल रहा था। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा। इसे घर के अंदर छोड़ना होगा और मुझे इसको देखना भी होगा। हाँ भाई, अपने बीमार का इलाज तुम ही करोगे? तारिक ने मानी के अंदाज में कहा, लेकिन मैं सामने नहीं जाऊंगा, फिर मैं तुम दोनों को उतार कर निकल जाऊंगा। उसने ऐसा ही किया। कोठी के चौकीदार ने मुझे और हुमैरा को देखकर जल्दी से गेट खोल दिया और कार पोर्च तक आई। मैंने अमजद साहब को कॉल की, वो सो रहे थे। अमजद साहब, मैंने बिला तमहीद कहा, मैं हुमैरा को लाया हूं, आपकी कोठी के पोर्च में हूं, आप बाहर आए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। हुमैरा, वो बोले और लाइन काट दी। मैंने नीचे उतरते हुए हुमैरा को हिलाया, नीचे आओ, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर बेसुध थी। तारिक ने कहा, इसे उठा लो। मैंने हुमैरा को गोद में लेकर नीचे उतारा और तारिक ने दूसरे लम्हे कार रिवर्स करना शुरू कर दी। वो अमजद साहब के आने से पहले यहां से निकल जाना चाहता था। मैं हुमैरा को लिए बरामदे में आया। इसी लम्हे अमजद साहब दरवाजा खोलकर बाहर आए और बेताबी से हुमैरा को देखा। क्या हुआ इसे? अंदर चलें, अभी बताता हूं, मैंने कहा तो वो जल्दी से दरवाजा खोलकर मुझे अंदर ले आए। निचले फ्लोर के एक कमरे में, जो शायद गेस्ट हाउस भी था, मैंने वहां हुमैरा को बेड पर लिटाया और अमजद साहब से कहा, मुझे गर्म पानी, हुमैरा का मेडिकल बैग और कुछ ठंडा पानी दरकार है। थर्मामीटर भी चाहिए, मैं अभी लाता हूं, बोले। मौका की नज़ाकत महसूस करके उन्होंने सवालात मुअक्कर कर दिए थे। हुमैरा की नब्ज तेज थी, मगर तशवीश के बाद इसका जिस्मानी दर्जा हरारत था। बगैर किसी थर्मामीटर के मुझे अंदाजा था किसी 102 से ऊपर बुखार था, और जो शायद गोली के जख्म से लगने वाले बारूद के असरात का नतीजा था। फिर वो भूखी और आसाबी कशीदगी का शिकार भी रही थी। कैद में उसने यकीनन अच्छा वक्त नहीं देखा था। यही बड़ी बात थी कि उसकी इज्जत महफूज रही और वो मुझे जिंदा सलामत मिल गई थी। कुछ देर में अमजद साहब बैग लेकर आए। इसमें वो सब कुछ था। ठंडा पानी वहीं वॉशरूम से मिल गया था और गर्म पानी के लिए इन्होंने मुलाजमा को कह दिया था। मैंने थर्मामीटर लगाया तो बुखार 104 के करीब था और यह खासा ज्यादा था। मैंने बर्फ मंगवाई और ठंडे पानी की पट्टियां रखना शुरू कर दी। 10 मिनट बाद दर्जा हरारत 103 से नीचे आया था। मजीद 10 मिनट के बाद ये 102 से नीचे आया तो मैंने हुमैरा को एक पेन किलर इंजेक्शन लगा दिया और एक इंजेक्शन बारूद के जहरीले असरात खत्म करने के लिए दिया था। यह काम करके मैंने अमजद साहब की तरफ देखा। प्लीज मुझे हुमैरा की कमर के एक जख्म को देखना है, मैं बाहर हूं, उन्होंने कहा और कमरे से चले गए। मैंने हुमैरा को बाएं तरफ करवट दी और इसकी कमीज पीछे से ऊपर की। इससे पहले 12 सिनफे नाजुक खुतरानी इलाज देखा था और हर जगह से देखा था, मगर हुमैरा को देखते हुए मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं तमाम बातों को जहन से झटक कर अपना काम करने लगा। मैंने स्पिरिट और रुई से जख्म साफ करके इस पर जाली वाली पट्टी रखी और ऊपर से टेप लगा दिया और कमीज दुरुस्त करके एक बार फिर उसका दर्जा हरारत और नब्ज देखी। दोनों नॉर्मल हो रहे थे। मैं उठकर बाहर आया तो अमजद साहब बेताबी से टहल रहे थे। अब हुमैरा कैसी है? बुखार कम हो गया और वो सो रही है।
खुद से जागे तो बेहतर है, वरना उसे 2 घंटे बाद उठाकर दूध में ग्लूकोज मिला कर दें। उसने तकरीबन 40 घंटे से कुछ नहीं खाया है। मेरे खुदा, मेरी बच्ची कहाँ थी? मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा तो अमजद साहब मुझे नशिस्त गाह में ले आए। मैंने मुख्तसर अल्फाज में उन्हें बताया कि मैंने हुमैरा को कैसे तलाश किया, फिर उस जगह जहां उसे कैद किया गया था अपने चंद साथियों की मदद से कैसे निकाला। ये सुनकर उनकी आंखें फैल गई थी कि वहां मार धाड़ हुई है। बहुत ज्यादा नहीं, अलबत्ता फायरिंग बहुत हुई थी। वो फिक्रमंद हो गए। कोई मारा भी गया है? नहीं, मैंने झूठ बोला। हाँ, कुछ जख्मी हुए थे। हमें फौरी पुलिस में रिपोर्ट करना होगी ताकि वो इन बदमाशों को गिरफ्तार कर सकें। बिल्कुल, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि इस रिपोर्ट से हमें खारिज कर दें। इन्होंने मेरी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा या मेरे साथियों का जिक्र ना आए। तब मैं रिपोर्ट में क्या लिखवाऊं? ये आपको हुमैरा बता देगी। मैंने कहा, अगर आप समझते हैं कि मैंने आपके और हुमैरा के लिए कुछ किया है तो प्लीज मेरी दरख्वास्त पर संजीदगी से गौर कीजिएगा। इन्होंने इंटरकॉम पर मुलाजमा से चाय लाने को कहा। क्योंकि हम खास से खुनक एसी कमरे में थे इसलिए मैंने एतराज नहीं किया, वरना मौसम चाय वाला नहीं था। ठंडा पानी मैं पी चुका था और मजीद ठंडे की ख्वाहिश नहीं थी। मुलाजमा से कहकर उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुमने हम पर जिंदगी जैसा एहसान किया है और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, इसलिए अगर तुम मुझ पर एतमाद करते हो तो मुझे मुकम्मल बात बताओ। उन्होंने मुस्बत इशारा दिया था, इसलिए मैंने बताने का फैसला किया क्योंकि कुछ देर में सब वैसे ही सामने आ जाता। इस बार मैंने तफसील से बताया कि हमने वहां क्या किया था और इसका क्या नतीजा निकल सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वह FIR में मेरा हवाला न दे, बल्कि हुमैरा की कहानी शामिल करें कि वह आपस की लड़ाई में मौका से फायदा उठाकर फरार हो गई थी। इस दौरान में चाय आ गई थी। मैं चाय नोशी में लग गया और वो सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम ना आए तो फिर FIR क्यों कटाई जाए? मेरे जहन में आया था कि वो इससे गुरेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ आम आदमी तो पुलिस और थाने कचहरी के चक्रों से दूर भागता ही है। अच्छे खासे साहिब हैसियत लोग भी कानून से मदद लेने को बेकार समझते हैं। अगर ऐसा मौका आए तो वह हत्तुल इम्कान गुरेज से काम लेते हैं। मुझे खदशा था कि अमजद साहब भी बेटी की वापसी को गनीमत समझेंगे और FIR दर्ज नहीं कराएंगे, इसलिए मैंने जवाब पहले ही सोच लिया था। यह जरूरी है क्योंकि असल मुजरिम फेरोज कहर शाह बहुत ताकतवर आदमी है। हुमैरा को उसी के इशारे पर अगवा किया गया और उसी की एक कोठी में कैद रखा गया था। ना जाने इसका क्या मकसद था, क्योंकि उसने हुमैरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तब FIR की क्या जरूरत है? आप आगे सुने। इसने किसी मकसद के तहत हुमैरा को यूं कैद किया हुआ था। इसकी सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे एक बार भी खाने को कुछ नहीं दिया गया और इस मौसम में पानी भी चंद एक बार ही दिया था। इसका मतलब है वो हुमैरा से कोई फायदा उठाना चाहता था। आप जान गए हैं कि वो इंसानी अज़ा का व्यापारी है और मुझे शुबा है कि हुमैरा को भी इसी मकसद के तहत कैद किया गया था। फिर वो खतरनाक जराइम पेशा है। एक बार हुमैरा के हाथ से निकल जाने का मतलब ये नहीं है कि वो सुकून से बैठ जाएगा। वो फिर कोशिश कर सकता है, इसलिए उसे लगाम देना जरूरी है। एक बार उसका नाम सामने आ जाए तो फिर वो इतना आजाद भी नहीं रहेगा। कुछ करने से पहले कई बार सोचेगा, लेकिन आप खामोश बैठ गए तो उसे शय मिलेगी। वो समझेगा कि आप डर गए और वो आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाएगा। अमजद साहब फिर सोच में पड़ गए। ऐसा लग रहा था कि मेरी बात उनके दिल को लगी थी। वह मुझसे बात करते रहे और सवालात भी किए, मगर इनका जहन सोचों में गुम था। इन्होंने कुछ देर बाद मुलाजमा को बुलाकर उसे हदायत दी कि 1 घंटे बाद हुमैरा को जगाकर उसे दूध में ग्लूकोज मिलाकर दे। इसके बाद वो चुप होकर सिगार नोशी और सोचने में लग गए। मैंने उन्हें सोचने दिया और तारिक को कॉल की। तुम कहाँ हो? अपने आशियाने पर, उसने जवाब दिया। कार का क्या किया? एक जगह खड़ी कर दिया और चाबी भी छुपाकर उसे कॉल कर दी, वो ले जाएगा। चलो ये काम भी हो गया। मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह 10 बजे से पहले मुझे डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, मैंने कहा और कॉल काट दी। अमजद साहब ये सोचकर परेशान थे कि इस वाक़े में कई अफराद मारे गए थे। अगरचे मैंने तादाद नहीं बताई थी, मगर जो सिचुएशन थी इससे इन्हें अंदाजा हो गया होगा कि वहां खासी तादाद में लोग मारे गए हैं। गौर शाह के खिलाफ FIR मेरे लिए बोनस पॉइंट थी। एक बार उसका नाम सामने आता तो मैं मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कोशिश कर सकता था। खासतौर से आदिल के कत्ल और आर्गन पायरेसी के मामले में उसे शामिल कर सकता था। तारिक अगरचे दूसरी किस्म का सहाफ़ी था, मगर पहली किस्म के सहाफ़ियों से उसका मेल जो लाजमी था, उनकी मदद ले सकता था। मीडिया और प्रेस में एक बार बात आ जाती तो गौहर शाह के लिए इस मामले से जान छुड़ाना आसान नहीं था, मगर ये सब मुस्तकबिल के मफरूजात थे। मैंने अमजद साहब से कहा, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं थका हुआ भी हूँ और परसों रात से नहीं सोया, इसी चक्कर में था। नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, यहीं सो जाओ। उन्होंने नफ़ी में सरी लाया। इतनी रात का मैं जाने की इजाज़त में नहीं दूंगा। इन्होंने जिस अंदाज में रोका था फिर इनकार की गुंजाइश नहीं थी। अमजद साहब ने मुलाजमा को बुलवाकर गेस्ट हाउस का एक कमरा खुलवाया। मेरे कपड़ों का हशर हो रहा था। इस भागदौड़ में मैले हो गए थे और कई जगह से खरोंचे भी लगे थे। पुष्प पर मिट्टी लगी थी। जब मैं क्यारी में गिरा था, अमजद साहब ने मेरे लिए एक नाइट सूट भिजवा दिया और मुलाजमा ने कहा
کہ میں اسے اپنے کپڑے دے دوں تو وہ صبح تک دھو کر استری کر دے گی۔ میں نے اسے کہا تم 2 منٹ بعد آ کر لے جانا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کپڑے اتارے، اپنا پرس اور چیزیں سائڈ تراز پر رکھیں اور نائٹ سوٹ اٹھا کر واش روم میں چلا گیا۔ شاور لے کر میں نے اپنے بازو کا زخم دیکھا جو کسی قدر سرخ تھا، مگر یہ بھرنے کی پوزیشن میں تھا، اس پر پٹی یا کوئی دوا لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ نائٹ سوٹ کا پاجامہ اور فل آستین کی شرٹ پہن کر میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ ایک بڑی کامیابی نے میرے اعصاب کو پرسکون کر دیا تھا، اس لیے میں لیٹتے ہی سو گیا۔ نیند اتنی گہری تھی کہ مجھے خواب تک نہیں آئے اور مجھے لگا کہ میں بس سویا اور جاگ گیا، مگر آنکھ کھلنے سے پہلے میرے ناک نے خوشبو محسوس کی۔ یہ خوشبو بھینی بھینی اور بھیگی بھیگی سی تھی۔ آنکھ کھلنے سے پہلے میں نے جان لیا کہ یہ حمیرہ تھی اور یقیناً نہا کر آئی تھی۔ وہ پاس تھی تب ہی خوشبو تیز تھی اور میں اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اسی وجہ سے آنکھ نہیں کھول رہا تھا۔ اچانک وہ ہنسی، اٹھ جائیں آپ جاگ گئے ہیں۔ میں جھینپ کر اٹھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ بیڈ کے کنارے مجھ سے فٹ بھر دور تھی، باتھ روب اور بالوں میں بندے تولیے کے ساتھ۔ وہ یقیناً ابھی نہا کر آئی تھی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آدمی کو سب خود پتہ چل جاتا ہے۔ آپ سو رہے تھے مگر جب جاگے تو مجھے پتہ چل گیا۔ آپ کو بھی تو معلوم ہو گیا تھا کہ پاس میں ہوں۔ میں سیدھا ہوا اور ذرا ہٹ کر ٹیک لگائی۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ آپ کو کیسی لگ رہی ہوں؟ ظاہر سے تو لگتا ہے کہ مریض کا حال اچھا ہے۔ خائے اللہ، وہ ہنسی۔ آپ طارق صاحب کو بار بار شاعری سے منع کر رہے تھے اور اب خود شاعری کر رہے؟ غلطی سے کہہ گیا، میں نے معذرت کی، ورنہ شعر و شاعری کا ڈاکٹری میں دور دور تک گزر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، شاعروں نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر تولیہ اتارا تو اس کے گیلے بال شانوں پر پھیل گئے۔ ہر شعبے میں تو گھسے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ تم نے نہانے میں جلدی کی، ابھی کمر کا زخم کچا ہے۔ ہاں لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں دن میں 3-4 بار نہاتی ہوں اور پورے 2 دن بعد نہائی ہوں۔ پرسوں صبح ہاسپٹل جاتے ہوئے شاور لیا تھا۔ ویسے آپ فکر نہ کریں، میں نے زخم خشک کر کے اسے صاف کر کے اس پر اینٹی بایوٹک پاؤڈر ڈال کر پٹی کی ہے۔ زخم خراب نہیں ہوگا۔ مجھے ذرا الجھن سی ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان ہیں؟ اچانک ہی اس نے پوچھا۔ ہاں میں پریشان ہوں، تم جانتی ہوں میں وہاں اپنی بائک چھوڑ آیا ہوں اور وہ شاید میرے نام پر رجسٹرڈ بھی ہو چکی ہے۔ اس صورت میں پولیس مجھے تلاش کرے گی۔ اس نے فوری حل پیش کیا۔ میں ڈرائیور کو بھیج کر منگوا لیتی ہوں، آپ چابی دیں، جو مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک کرا لے گا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ چلو میرا مسئلہ تو حل ہوا۔ میں نے چابی اس کے حوالے کی، وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ تیار ہو کر آ جائیں، ناشتہ ساتھ کریں گے۔ وہ کہہ کر یوں لہراتی بل کھاتی باہر گئی کہ چند لمحے کے لیے میں اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کی باڈی لینگویج ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ میرے کپڑے دھل گئے تھے اور کچھ دیر بعد ملازمہ لے آئی۔ اس نے سلیقے سے استری پہ کر دیے تھے۔ میرے جوتے بھی صاف ستھرے ہو رہے تھے۔ کپڑے بدل کر باہر آیا اور ملازمہ کی رہنمائی میں ڈائننگ ہال پہنچا۔ وہ میرا خوراک لے کر اور نہا دھو کر تازہ دم ہو گئی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ حسن کے تمام مروجہ پیمانے اس کے لیے کم تھے، مگر اس کی دلکشی دھڑکنوں کو تیز کرنے والی نہیں بلکہ دل کھینچنے والی تھی۔ اس کے حسن میں معصومیت تھی، آنکھوں میں شرم اور حیا کی چمک تھی۔ اسے عام لباس میں دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ ناشتے میں سب کچھ تھا مگر میں نے وہی لیا جو میں عام طور سے ناشتے میں لیتا تھا، یعنی ڈبل روٹی، ابلا ہوا انڈا، شہد اور 1 گلاس دودھ۔ اس نے شکوہ کیا، آپ نے کچھ لیا ہی نہیں۔ میں سادہ ناشتہ کرتا ہوں اور کھانا بھی سادہ پسند کرتا ہوں۔ میں بھی سادہ پسند کرتی ہوں مگر کبھی کبھی چٹپٹا بھی کھاتی ہوں، جیسے اس دن مرچوں والے آلو چھولے اور دہی بڑے کھائے تھے، کتنے مزے کے تھے نا۔